ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए हम लोग अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स या हिंदी में संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, ठीक है। ये हमारे संविधान के पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 5, चैप्टर 1, आर्टिकल 52 से 78, ठीक है। तो पार्ट 5 हम लोग जानते हैं। पार्ट 5 एक्चुअली है क्या? द यूनियन या संघ के अध्याय। तो संघ के अध्याय में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो कुल 5 चैप्टर आते हैं यूनियन पार्ट 5 में। उसमें पहला चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से ऑफिस शामिल किए जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। किन किन के ऑफिस को मिलाकर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं? इसमें सबसे पहला आता है हमारा राष्ट्रपति का कार्यालय, ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा आता है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, ठीक है। तीसरा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? मंत्री परिषद, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, और चौथे पर हमारा क्या जाएगा? क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या हिंदी में से हम कहते हैं क्या? महान्यायवादी, ठीक है। क्या काम होता है इन सब ऑफिसर्स का, ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। महान्यायवादी, ठीक है। चलिए, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यालय की। देखिए, प्रेसिडेंट के संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या उपबंध है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 52, ठीक है। प्रेसिडेंट से संबंधित प्रोविजंस आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक मेंशन्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तब देखिए कितना क्लियर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में अगर लिखा होता तब भी ये क्लियर होता कि कोई ना कोई तो राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन एक आर्टिकल खाली इस चीज को डेडिकेट किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कभी भी राष्ट्रपति पद में रिक्ति नहीं हो सकती। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति अपना कार्यकाल या पद नहीं संभाल रहा है, उस टाइम राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब आगे आता है इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं।
ठीक है, अभी आप लोग ने देखा होगा, अभी भारत की राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त की गई है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो ये सब चीजें अभी न्यूज में भी थी। और देखिए ध्यान रखिए इस चीज का, कई बार होता क्या है कि सवाल आने को भले ही पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन वो पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर का भी पार्ट है। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में जानते ही हम लोग कि 25 में से 7-8 क्वेश्चन के आसपास एसएससी में करीब करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर तो पढ़ते ही रहना है। खैर, बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। या हिंदी में कह सकते हैं निर्वाचक गण। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है कि कौन वोट नहीं देता है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पार्लियामेंट की नॉलेज होना जरूरी है। पार्लियामेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि पार्लियामेंट अलग से पूरा टॉपिक है, जो कि पार्ट 5 का सेकंड चैप्टर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है या जो हमारी संसद है, उसमें दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं। कौन कौन से, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सॉरी। अब देखिए लोकसभा में अब जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल 543 मेंबर्स होते हैं, 543 सदस्य, और सब के सब अब क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पहले दो सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रखी जाती थी, लेकिन उनको 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटा दिया गया। तो अब इसमें सब सदस्य कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे, जिनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है। और राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक इलेक्टेड या निर्वाचित जिन्हें कह सकते हैं, और एक नॉमिनेटेड जिन्हें हम मनोनीत कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, जिनका चुनाव राज्य सरकार के विधायक करते हैं। ठीक है, हर राज्य के लिए कुछ सीटें स्पेसिफाई होती है। हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में, ये पूरा मेंशन है कि किस किस स्टेट के लिए कितनी कितनी सीटें होंगी, है ना। जैसे यूपी के लिए 31 सीटें होती है, दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं, राजस्थान के लिए 10 सीटें हैं, बिहार के लिए 11 सीटें हैं। तो इस तरह से शेड्यूल 4 में ये पूरा मेंशन है कि किस किस राज्य के लिए कितनी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में। उसके अलावा अधिकतम 12 सदस्य राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। 4 फील्ड से करता है बेसिकली, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, है ना, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, अभी यहाँ चूंकि हम लोग पार्लियामेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी यहाँ मैं बहुत डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, बस बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे केंद्र में संसद है, वैसे राज्य में क्या होती है, राज्य विधायिकाएं होती है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिकाओं में दो सदन होते हैं। एक हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हम कह सकते हैं क्या, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती। सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है विधानसभा के अलावा, जैसे यूपी, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। और विधानसभा तो सभी राज्यों में है, हम लोग जानते ही हैं। और विधानसभा के सदस्य अब क्या होते हैं, सब इलेक्टेड होते हैं। पहले एक सदस्य गवर्नर एंग्लो इंडियन से नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है। लेकिन अब सभी सदस्य क्या होते हैं, चुने हुए होते हैं, जिनका चुनाव जनता करती है। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों में दो तरह के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना। निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है और कौन वोट नहीं देता। बहुत ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। राज्य विधायिकाओं की बात करें तो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट देते हैं, और विधान परिषद के चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, वोट नहीं दे सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब चीजें ऐसी है कि अभी आपको आसान लग रही होंगी और है भी आसान, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है। अगर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है। ठीक। देखिए विधान परिषद के सदस्यों को क्यों अधिकार नहीं दिया गया? क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, है ना। अगर विधान परिषद के सदस्य भी वोट डालने के अधिकृत हो जाएंगे, तो उन राज्यों को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, बजाय कि उन राज्यों के जहां पर विधान परिषदें नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु अमंग देम डू नॉट कास्ट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन वोट नहीं दे सकता? ऑप्शन दे दिया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधान परिषद। तो क्या हो जाएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधान परिषद। ठीक है। तो इन तीन के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर होगा, मैं लिख देता हूं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन वोट दे सकता है ये हम देख लेते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। ठीक है। विधानसभा कह लीजिए चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है। सभा कैन कास्ट देयर वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है। तो अब यहां पर क्या याद रखना है कि कौन वोट नहीं दे सकता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट में लिखवा देते हैं। नोट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कॉमा मेंबर्स ऑफ विधान परिषद। ठीक है, ये वीपी से वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, विधान परिषद है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेंबर्स ऑफ विधान परिषद कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है। तो यहां आई थिंक इलेक्टोरल कॉलेज क्लियर हो गया होगा कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देखा कि कौन पार्टिसिपेट करता है वोटिंग में। ठीक है। अब हमें देखना है वोटिंग होती कैसे है। तो इसके संबंध में कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए उसे एक
सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है या जमानत राशि रखनी पड़ती है, वो कितनी होती है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 रुपए। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सुना होगा कि ये वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इनकी जमानत जब्त हो गई। तो जितने भी चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, सबके लिए कुछ जमानत रखवानी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होगी? 15,000 रुपए। ठीक। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है हमें, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होती है? प्रोसेस करके लिख लेते हैं हम लोग, या प्रक्रिया क्या होती है इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि एक उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों या इलेक्टर्स द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित या समर्थित होना चाहिए। मतलब जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उनमें से कम 50 इलेक्टर ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, हमारी तरफ से ये कैंडिडेट है, इसको हम खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और 50 लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ठीक है, हम इस नाम का समर्थन कर रहे हैं। तो टोटल कितने लोगों का समर्थन हो गया? 100 लोगों का। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को जब तक 100 लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। द नेम ऑफ ए कैंडिडेट shall be proposed by at least 50 electors and supported by another 50 electors। ठीक है, तो 50 प्लस 50 कितने हो गए? 100। ठीक, पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरा, जिस मेथड से राष्ट्रपति चुना जाता है, उस प्रोसेस का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, उसको भी समझते हैं हम लोग, है ना। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इस प्रक्रिया का नाम याद रखना है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, थोड़ा सा अपनी राइटिंग के लिए आपसे सॉरी कहूंगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, मुझ में और गांधी जी में यही समानता है, उनकी भी राइटिंग बहुत खराब थी, मेरी भी बहुत खराब है। चलिए इसको हिंदी में लिखवा देते हैं। इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होते हैं, दो तरह की प्रतिनिधित्व प्रणालियां होती हैं। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एक होती है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, दोनों में फर्क क्या होता है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में यह कहा जाता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए उसे जीता हुआ मान लिया जाता है, चाहे उसे एक वोट ही ज्यादा क्यों ना मिला हो, है ना। जैसे देखिए, हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचायत के चुनाव, इनमें हम क्या देखते हैं? किसी एक कैंडिडेट को 1000 वोट मिले हैं, किसी को मान लीजिए 1500 वोट मिले, और किसी कैंडिडेट को 1501 वोट मिले, एग्जाम्पल, है ना। तो जिसको 1501 वोट मिले उसे हम जीता हुआ मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में यह नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक कैंडिडेट को एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में वोट चाहिए होते हैं तभी वो जीता हुआ माना जाता है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक कैंडिडेट को कितने वोट चाहिए होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स कह सकते हैं, ठीक है, मतों की आवश्यक संख्या, नंबर ऑफ वोट्स। इसमें हम कह सकते हैं टोटल वैलिड वोट्स या कुल वैध मत अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो जितने भी वोट्स डाले जाएंगे या जितने भी वैलिड वोट्स होंगे, उनका आधे से अधिक एक वोट अगर कैंडिडेट जीतता है तभी वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50% प्लस 1 वोट लाना एक कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट इतने नहीं लाता है तब उसमें फिर वोट्स की प्रेफरेंस पूछी जाती है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट हम लोग यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है और हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कभी मैं भले ही आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में आमतौर पर जितने भी चुनाव होते हैं उनमें क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट चलता है। मतलब एक पर्सन के वोट की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना, चाहे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, राइट। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में वोट की अलग अलग वैल्यू होती है, एक विधायक की भी और एक सांसद की भी, ठीक है। तो वोट की क्या वैल्यू होती है इसको समझते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वोट्स या मतों का मान, ठीक है। तो लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर की वोट की क्या वैल्यू होगी, एक एमएलए की वोट की क्या वैल्यू होगी, इसको देखते हैं, ठीक है। एक एमपी की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या सांसद की, तो इसके वोट की क्या वैल्यू होती है, इसको एक फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एक एमपी के वोट की वैल्यू होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन वर्तमान जनसंख्या नहीं, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं, 1971, ठीक है। 1971 में जो जनसंख्या थी वो ली जाती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन, सॉरी ये एमएलए का है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया, तो मैं ठीक कर देता हूँ। ये एक एमएलए की वोट की हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, एमपी के नहीं। एमएलए या विधायक, ठीक है, राज्य का। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य की जो भी जनसंख्या होगी अपॉन
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। एक सेकंड, कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है, एक सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इंटू 1/1000, ये सिंपली यहां भी लिख सकते हैं इंटू 1000। ठीक है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, उस राज्य की जो भी जनसंख्या रही होगी 1971 में, अपॉन एमएलए इंटू टोटल। एक सेकंड स्टूडेंट, फिर से थोड़ा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, मैं कर देता हूँ। ओके, आई थिंक विजिबल होगा। चलिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सपोज उत्तर प्रदेश का, है ना। यूपी में टोटल 403 सीटें होती है। ठीक है। तो 403 इलेक्टेड एमएलए है वहां पर। मान लीजिए 1971 में वहां जनसंख्या रही होगी 10 करोड़, तो 10 करोड़ अपॉन 403 इंटू 1/1000। ठीक है। इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब इसी तरह से एक एमपी की वोट की क्या वैल्यू होती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एमपी, एक सांसद की वोट की वैल्यू निकाली जा सकती है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। ठीक है, ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, मतलब भारत में करीब 4000 के आसपास एमएलए हैं, उन सब के टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो आई है इस फॉर्मूले से। ठीक है। यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी, राजस्थान के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी। इस तरह से पूरे भारत में जितने भी एमएलए हैं, उनकी वोट की टोटल वैल्यू हमने निकाली, उसको ऐड किया अपॉन इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, चुने हुए सांसद। चुने हुए सांसद मतलब लोकसभा में तो सब सभी चुने हुए होते हैं, 543 चुने हुए सांसद हो गए लोकसभा में। और राज्यसभा में हमने देखा था 233 सांसद चुने हुए होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के साथ एक सांसद की वोट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख सकते हैं, इस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो हमने देखा कि कौन कौन वोट देता है, किस प्रक्रिया से चुनाव होता है, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, एक एमएलए एमपी की वोट की क्या वैल्यू होती है, सारी चीजें हम लोग ने देख ली। अब सवाल उठता है कि चुनाव लड़ कौन सकता है, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है या राष्ट्रपति बनता है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पहली क्वालिफिकेशन तो ऐसी है जो हर पोस्ट के लिए कॉमन होती है, और वो क्या है जल्दी से बता दीजिए मुझे। हाँ, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 35 ईयर्स। ठीक है। हर पोस्ट के लिए कुछ एज रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए अलग है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग है, लोकसभा मेंबर के लिए अलग, राज्यसभा मेंबर के लिए अलग। तो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते भी हैं क्वालिफिकेशन के टर्म्स में अगर बात करें। ठीक। तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एन एज ऑफ
35 ईयर्स। इस चीज को एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है, 35 वर्ष। ठीक है। तीसरा, तीसरी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं होगा वो लोकसभा का। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसे पद छोड़ना होगा। लेकिन जो योग्यता लोकसभा सदस्य में होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं वो भी पूरा करे, ये कंपलसरी होता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो क्या है क्या है क्वालिफिकेशन? ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। और चौथा, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसने कोई लाभ का पद ना ग्रहण किया हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद मतलब कि वो किसी ऐसे पद पर ना हो, किसी ऐसे सरकारी पद पर ना हो राष्ट्रपति पद के अलावा, जहां से उसे कुछ अतिरिक्त आय मिले, कुछ एडिशनल इनकम मिले। है ना? वरना वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्वालिफिकेशन होती है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं। ठीक। इसमें चाहे तो आर्टिकल नंबर लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। आर्टिकल 58। ठीक है, अनुच्छेद 58। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीजें हमने देखी। अब एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया, उसका टर्म 5 साल का होता है। मगर अगर संसद चाहे तो उसे 5 साल से पहले हटा भी सकती है। और अगर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। या राष्ट्रपति का महाभियोग। आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में ये प्रोसेस मेंशन्ड है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको मैं लिखवा दूंगा। प्रेसिडेंट को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? अगर किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो इससे रिलेटेड रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है। अगर लोकसभा में वो रिजोल्यूशन लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 1/4 मेंबर्स की सहमति उसे मिलना आवश्यक है। ठीक है। अगर 1/4 सदस्य सहमति दे देते हैं तब ये प्रोसेस शुरू होगी। जैसे 543 मेंबर्स लोकसभा में है या 245 मेंबर्स राज्यसभा में है, उसके 1/4 मेंबर्स अगर सहमति दे देंगे तब ये प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है। 1/4 मेंबर्स के सहमति के बाद ये प्रोसेस शुरू हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है, 14 days नोटिस। ठीक है। ये जो नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, इसमें भी इन 1/4 सदस्यों के साइन होते हैं
जिन्होंने वो उस रिजोल्यूशन पर साइन किया है प्रोसेस को शुरू करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जिस भी हाउस में ये प्रोसेस शुरू की गई है, मान लीजिए ये प्रोसेस लोकसभा में शुरू की गई है, तो लोकसभा में पहले तो 1/4 मेंबर्स साइन करेंगे, फिर 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, मतलब इन 14 दिनों में कोई वोटिंग नहीं होगी। इसके बाद उस हाउस के अगर 2/3 मेंबर्स, या कह सकते हैं हम 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, अगर उस हाउस के उस सदन के 2/3 मेंबर्स उस रिजोल्यूशन पे साइन कर देते हैं, तब ये रिजोल्यूशन उस हाउस से पास माना जाएगा कि ठीक है, लोकसभा ने अपनी सहमति जता दी है राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में। ठीक है। इसके बाद ये रिजोल्यूशन कहा जाएगा? राज्यसभा में। या राज्यसभा में प्रोसेस शुरू की गई है तो कहा जाएगा अब? लोकसभा में। ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा में प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लोकसभा ने रिजोल्यूशन पर साइन कर दिए, अब राज्यसभा में गया, वहां पर 2/3 मेंबर्स की सहमति की जरूरत होगी दूसरे हाउस में भी। ठीक है। और अगर दोनों हाउस कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजोरिटी से इसे अगर पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पीच्ड। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं कि कितने मेंबर्स प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है, आर्टिकल नंबर क्या है, कितने सदस्यों की सहमति चाहिए, ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक। अगर पूछा जाए आज तक इंडिया में कितने प्रेसिडेंट को इस प्रक्रिया से हटाया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 0। एक भी नहीं। आज तक भारत का कोई भी राष्ट्रपति इस प्रोसेस से हटाया नहीं गया है। ठीक है। हम ऐसे व्यक्ति को बनाते ही हैं प्रेसिडेंट जो जिसमें इतनी गरिमा हो कि अपने पद का दुरुपयोग ना करें और ये नौबत ना आए। ठीक है। कई देशों में तो कई सारे प्रेसिडेंट्स हटाए जा चुके हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, वहां पर तो एक आम प्रोसेस है ये। इवन अमेरिका जो इतना बड़ा लोकतंत्र बनता है, वहां पर एक प्रेसिडेंट थे, नाम आपने सुना होगा, जो बाइडेन से पहले। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए उनके साथ क्या हुआ, बड़ा मजेदार किस्सा था उनके साथ। वो चुनाव जब हार गए, तब मानने को वो तैयार नहीं थे कि मैं चुनाव हारा हूं, अपने आप को अभी भी वो यही मान रहे थे कि मैं अभी राष्ट्रपति हूं। तो वहां की संसद ने क्या किया, इम्पीचमेंट प्रोसेस से उनको हटा दिया कि चलो ठीक है, आप हारा हुआ नहीं मान रहे, तो अब हम आपको महाभियोग प्रक्रिया से हटा रहे हैं। फिर भी नहीं माने कि नहीं, मैं नहीं हटाऊं, तो उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई, सोचिए। तब जाकर वो कहीं माने कि ठीक है। उसके बाद भी सुना होगा अमेरिका में काफी हिंसा वगैरह हुई थी, है ना। तो इंडिया में देखा जाए तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। ठीक है। ठीक, तो ऐसी ओरली इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसे कई पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, या हिंदी में कह सकते हैं विधायी शक्तियां। दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर्स।
कार्यकारी शक्तियां, तीसरा हम कह सकते हैं जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां, चौथा मिलिट्री पावर्स या सैन्य शक्तियां, और पांचवा इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन संबंधी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो इस तरह से हम राष्ट्रपति की पावर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए पहले यहां बात कर लेते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, इनके संबंध में क्या क्या शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो पहली लेजिस्लेटिव पावर हम लोग कह सकते हैं हमारे जो संसद के सत्र होते हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, जानते ही होंगे नाम उसका आप लोग, कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये जो सत्र होते हैं, ये जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट ही बुलाता है और ये खत्म भी प्रेसिडेंट के निर्देशों पर ही होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है, या ही समन्स एंड प्रोरोग्स द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, समन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब एंड करना, सत्रावसान करना। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, वह लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का जानते हैं हम लोग कार्यकाल 5 साल का होता है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी चुनाव करवा सकता है। उस केस में हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति ने क्या किया, लोकसभा डिसॉल्व कर दी, भंग कर दी। ठीक है, और लोग याद रखिएगा केवल लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा तीसरा हम कह सकते हैं ही कैन कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ही कैन कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार कभी मान लीजिए ऐसा हो कि कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ, तब हम मान लेते हैं कि बिल जो है वो गतिरोध में फंस गया है। ठीक है, डेडलॉक में फंस गया है। और ऐसे केस में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर साथ साथ बैठेंगे और फिर उस बिल को पास करने के लिए पेश किया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। और देखिए, आज तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई है, पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज प्रतिरोधक बिल के संबंध में, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल के संबंध में, बैंकिंग सर्विस आयोग बिल, और एक बिल था पोटा बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो आज तक 3 बार राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग बुला रखी है। ठीक, तो ज्वाइंट सिटिंग बुला कौन सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की बुला सकता है, मगर उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
ओके, द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा खाली, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक? और चौथी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर हम लोग देख सकते हैं, वह है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश जारी करने का अधिकार, देखिए क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है? देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिल कैसे पास होता है और कैसे कानून बनता है ना। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाता है, ठीक है, वहां से उसे पास होना होता है, फिर दूसरे हाउस में वो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, वहां से उसे पास होना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तब एक बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। राइट। अब मान लीजिए सरकार को कोई कानून बनाना है अर्जेंट बेसिस पर, उस टाइम लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, या दोनों ही हाउस का सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत एक अध्यादेश ला सकता है जो कि कानून का काम करेगा। ठीक है, मगर ध्यान रहे, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कोई कानून बनाता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही द्वारा 6 वीक्स या 6 सप्ताह के अंदर मंजूरी मिलना आवश्यक है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति ने तो कानून बना दिया, ठीक है, अब जब भी पार्लियामेंट की पहली मीटिंग होगी तब से लेकर 6 सप्ताह का टाइम देखा जाएगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर पार्लियामेंट उसे अप्रूवल नहीं देता है तो वो अध्यादेश आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 वीक्स का टाइम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। लिखवा देता हूं पूरा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आर्टिकल नंबर भी याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर सारे आर्टिकल नहीं याद रखने संविधान के, है ना, हम कोई वकील थोड़ी बनने जा रहे हैं। इन कुछ खास खास आर्टिकल नंबर हैं, वो एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया आर्टिकल 108, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। व्हेन ईदर हाउस और बोथ द हाउसेस of parliament are not in session, president can pass an ordinance, president एक अध्यादेश जारी कर सकता है, which behaves like an act, behaves like an act, but it shall be approved by parliament within 6 weeks। ठीक है, तो 6 सप्ताह के अंदर उसे वैलिडिटी, या 6 सप्ताह तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। उस 6 सप्ताह में अगर उसे राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद मंजूरी नहीं देता है तो वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ खास खास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं या विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की जो हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलिए आज यहीं तक ध्यान देते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।